बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन हमने ये देख लिया कि बीटा ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स हैं उसको हम क्लासीफाई इस तरह से करते हैं कि कुछ हमारे पास नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स हैं, कुछ सिलेक्टिव ड्रग्स हैं, कुछ जो हैं उनकी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है और कुछ जो हैं वो बीटा और अल्फ़ा दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। तो अब इनको अगर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो मेन इसमें जो हमारे पास ड्रग है वो है प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल बेसिकली क्या है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का मतलब ये है कि ये ड्रग जो है अल्फा बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी। अब दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के बाद इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या आएंगे, तो अब सबसे पहले हम देखें कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, देखो सबसे पहला काम इसने क्या किया, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया। बीटा 1 रिसेप्टर जब ब्लॉक होंगी तो हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी है जिसमें हमारे पास आइनोट्रोपिक इफेक्ट और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है, ये दोनों डिक्रीज़ हो जाएंगे। हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, कंडक्शन भी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जब कम होंगी तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होने का मतलब है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आएंगी जब भी हम बीटा ब्लॉकर यूज़ करेंगे, प्रोप्रेनोलोल यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये क्या करेगी, बीटा 2 को जब ये ब्लॉक करेगी, बीटा 2 हमारे पास नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे ब्रोंक्यूल्स के ऊपर, लंग्स के ऊपर, वहाँ पे जब ये उनको ब्लॉक करेगी तो क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देगी। नॉर्मली हमें पता है ना कि जब भी हम कहते हैं कि हमारी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, फाइट और फ्लाइट मोड में हमारा ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, लेकिन जब हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो उससे क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। और इसके अलावा इसी वजह से अगर किसी पेशेंट को एज़मा है या इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, COPD है, तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुए होते हैं। तो इन कंडीशन में हम प्रोप्रेनोलोल कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, या आपने याद रखना है, क्योंकि ये फर्दर ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन फर्दर इंक्रीज़ करवा देगी। इसके अलावा सोडियम रिटेंशन इंक्रीज़ करवाती है ये ड्रग। सोडियम रिटेंशन कैसे ये ड्रग इंक्रीज़ करवाती है, ये क्या करती है, रीनल परफ्यूजन को डिक्रीज़ कर देती है। रीनल परफ्यूजन डिक्रीज़ हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है, रीनल परफ्यूजन का डिक्रीज़ होना, जब रीनल परफ्यूजन डिक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम जो है वो ज़्यादा रिटेन होने लग जाएगी, सोडियम रिटेंशन होगी। जब अब देखें, एक बात यह है कि जब सोडियम रिटेन होता है ना बॉडी में, सोडियम जब भी बॉडी में बढ़ता है तो उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब प्रोप्रेनोलोल जो है ये बेसिकली क्या है, बीटा ब्लॉकर है, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके कार्डियक आउटपुट को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। लेकिन क्योंकि ये सोडियम को रिटेन करती है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। इस वजह से हम जब भी प्रोप्रेनोलोल अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो हमने ये करना है कि हमने उस पेशेंट को इस प्रोप्रेनोलोल के साथ कोई ना कोई डायूरेटिक एजेंट साथ ज़रूर ऐड करना है। डायूरेटिक जो है ये क्या करेगा, सोडियम को बॉडी से बाहर निकाल देगा। इसके अलावा ये ड्रग क्या करती है, क्योंकि रेनिन को भी इनहिबिट करती है। हमें पता है कि बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे, किडनी के ऊपर भी प्रेजेंट है, तो रेनिन भी कम हो जाएगा। जब रेनिन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से भी सोडियम रिटेंशन होती है, और उसकी वजह से जो हमने ये इफ़ेक्ट पड़ा यही आएगा। हम क्या करते हैं, साथ में डायूरेटिक ऐड कर देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े पेशेंट का। इसके अलावा क्या है, हमें पता है कि बीटा रिसेप्टर जो हमने बात की थी, बीटा 2 खास तौर पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है जब ये एक्टिवेट होता है, और साथ में ग्लूकागोन की प्रोडक्शन बढ़ाता है। हमने पढ़ा था बीटा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो उससे क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब हम बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। अब देखो, एक पेशेंट अगर जो है हाइपरग्लाइसीमिया का पेशेंट है और वो इंसुलिन यूज़ करता है, इंसुलिन क्या करवाता है, ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है। हम साथ में अगर प्रोप्रेनोलोल भी दे देंगे इसको कॉम्बिनेशन में तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा पेशेंट को। इस वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हमने कभी भी उस पेशेंट को जो कि इंसुलिन यूज़ करता है उसको साथ में हमने क्या करना है, ये बीटा ब्लॉकर यूज़ नहीं करवाने, प्रोप्रेनोलोल नहीं देना। हम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम बीटा 1 सिलेक्टिव जो ड्रग्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आइसोप्रोटेरिनोल ड्रग हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमने बात की थी एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की। तो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट आइसोप्रोटेरिनोल जो है ये क्या करती थी, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को एक्टिवेट करती थी। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोप्रेनोलोल दे के आइसोप्रोटेरिनोल के इफ़ेक्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें, हमारे पास ये जो प्रोप्रेनोलोल है, तो प्रोप्रेनोलोल को हम किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम
प्रोप्रानोलोल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब ये ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स मौजूद हैं जो कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं करवाते। लेकिन ये हाइपरटेंशन में यूज़ हो सकती है, ग्लूकोमा में ये यूज़ हो सकती है। ग्लूकोमा में ख़ास तौर पे हमारे पास जो ड्रग्स हैं बीटा ब्लॉकर्स के अंदर, ये प्रोप्रानोलोल है, ये किस तरह से यूज़ होंगी, ये बेसिकली जो हमारे आइज़ के अंदर सीलियरी बॉडी है उसके अंदर से जो एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन है उसको कम करवा देती है। देखो, एक्वस ह्यूमर जब भी हमारी आंखों के अंदर सिक्रीट होता है उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ता है इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से ग्लूकोमा होता है। तो ये क्या कर रही है बीटा ब्लॉकर, वो जो सीलियरी बॉडी से वो हमारे पास एक्वस ह्यूमर सिक्रीट होता है उसकी सिक्रीशन को कम करवा के इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करवा देती है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये जो ड्रग है, अब हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन आ गई, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट है, इसके अलावा ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट है, इसके अलावा हम इसको मिग्रेन की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि मिग्रेन की ट्रीटमेंट में हम इसको प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मिग्रेन के अटैक हो जाता है तो उसमें हम फर्दर जो हमारे पास जो मिग्रेन की जो ट्रीटमेंट्स हैं जैसे सुमाट्रिप्टेन है वो या बाकी ड्रग्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो प्रोफाइलेक्टिकली हम बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोलोल यूज़ कर सकते हैं मिग्रेन की ट्रीटमेंट में। इसी तरह से हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म के लिए भी हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोप्रानोलोल को उसकी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है हाइपरथायराइडिज्म में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए हम प्रोप्रानोलोल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजाइना में क्या होता है, पेन होती है परसिस्ट हमारे जो है ना चेस्ट रीजन में जो कि स्प्रेड करती है हमारे लेफ़्ट साइड ऑफ द आर्म या हमारे जो जाज हैं उन साइड्स पे। तो उसमें बेसिकली किस वजह से हो रही होती है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई है वो अल्टर हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ये यूज़ करके प्रोप्रानोलोल, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको कम करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है ये भी हम यूज़ कर इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रोप्रानोलोल को। किस तरह से, बीटा ब्लॉकर जो हैं या प्रोप्रानोलोल जो है ये इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स हैं हमारे हार्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी जो प्रोप्रानोलोल है बेसिकली ये जो इन्फार्क्ट साइज़ है उसको कम कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद सेकंड जो उसके अंदर जो चांस है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अटैक का उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इस ड्रग को प्रोप्रानोलोल को यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइलेक्टिकली। फिर इसके बाद अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है इस ड्रग से, एरिथमियाज होते हैं क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को या हमारे कार्डियक आउटपुट को अल्टर कर रही है तो एरिथमियाज हो सकते हैं। सेक्सुअल इंपेयरमेंट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म जो है ख़ास तौर पे शुगर लेवल जो है वो अल्टर हो जाते हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं जब भी हम प्रोप्रानोलोल यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बाकी जो ड्रग्स है इसमें टीमोलोल और नाडोलोल जो हैं वो भी नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट हैं। इसमें जो आपने बात याद रखनी है कि ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में अगर हम कोई सिलेक्टिव ड्रग देखना चाहते हैं कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है तो वो टीमोलोल होगी इन ड्रग्स के अंदर से। फिर हमारे पास अगर बात करें जो सिलेक्टिव ड्रग्स हैं बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है, इसमें हमारे पास मेनली जो ड्रग्स हैं वो अटीनोलोल है, एसब्यूटोलोल है, मेटोप्रोलोल और एस्मोलोल हैं। ये ड्रग जो है ये सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, बीटा 2 को कोई इफेक्ट नहीं करती, वहाँ उनको ब्लॉक नहीं करती। इस वजह से अगर एक पेशेंट जो है हाइपरटेंसिव है, साथ में उसको एस्थमा है या सीओपीडी है, तो हम उसको बीटा 2 ब्लॉकर्स नहीं देंगे बल्कि बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर देंगे। बीटा 1 ब्लॉकर्स को हम कार्डियो सिलेक्टिव भी बोलते हैं कि ये सिर्फ हार्ट के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर को कम करवाएंगे। इसके अलावा अगर हम उन ड्रग्स की बात करें जो कि हमारे पास इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी देती हैं, पिंडोलोल और एसब्यूटोलोल, ये बेसिकली क्या हैं, ये प्योर एंटागोनिस्ट नहीं है बीटा रिसेप्टर्स के। ये क्या करते हैं, बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इनके अंदर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि ये पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी देते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक इफ़ेक्ट शो करती हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि अल्फ़ा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। उसमें हमने बात की थी लेबिटालोल एक ड्रग है और कार्वेडिलोल ड्रग है। ये आपको याद रखना है कि ये दोनों ड्रग जो हैं अल्फ़ा और बीटा दोनों को ब्लॉक करती हैं। तो अगर किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन है और उसमें हम ये चाहते हैं कि उसको वेज़ोडाइलेशन भी करवानी है, तो हम क्या करेंगे, इन ड्रग्स में से कोई एक ड्रग दे देंगे। ये क्या करेंगी, क्योंकि बीटा और अल्फ़ा दोनों को ब्लॉक करेंगी तो बीटा को ब्लॉक करके ये हार्ट रेट कम कर देंगी और अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करके वेज़ो कंस्ट्रिक्शन को भी कम कर देंगी, वेज़ो डायलेशन करवा देंगी।
तो ये आपको याद रखना है। अब क्योंकि ये जो ड्रग हैं ख़ास तौर पे लाबिटोलोल और कार्वेडियोलोल, क्योंकि ये अल्फ़ा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर रही हैं, तो अल्फ़ा को जब भी ब्लॉक करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमने पहले भी बात की है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा। जब भी अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉक होंगे वेज़ोडाइलेशन होगी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी, डिजीनेस हो जाएगी। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली वो यही है कि आपको पता हो कि कौन सी ड्रग किस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। चाहे हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स की बात करें, चाहे हम बीटा ब्लॉकर्स की बात करें। बीटा ब्लॉकर्स में से ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा ब्लॉकर्स को क्लासीफाई करें और साथ में प्रोप्रेनोलोल को एक्सप्लेन करें। तो आपने यही सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी है। क्लासिफिकेशन आपने बहुत डिटेल से बतानी है कि कौन सी ड्रग्स बीटा नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर हैं, कौन सी बीटा सिलेक्टिव ब्लॉकर हैं, कौन सी जो है हमारे पास जो है इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी वाली हैं, और कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि अल्फ़ा और बीटा दोनों को ब्लॉक करती हैं। उसके बाद जब आप प्रोप्रेनोलोल को एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले आपने उसका मैकेनिज्म बताना है कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर उसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं, कि ये आइनोट्रोपिक और जो क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है दोनों कम हो जाते हैं। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन भी, वहाँ पे जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो भी कम हो जाएगी। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगी, इस वजह से सीओपीडी और एज़मा के पेशेंट को हम नहीं दे सकते। सोडियम रिटेंशन करवाती है, इस वजह से हम साथ में क्या करते हैं, डायोरेटिक दे देते हैं ताकि सोडियम जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। थेराप्यूटिक यूजेस अक्सर पूछे जाते हैं प्रोप्रेनोलोल के, तो आप इसका कोई निमोनिक बना सकते हैं अपने हिसाब से कि हाइपरटेंशन में, ग्लूकोमा में, मिग्रेन में, हाइपरथायराइडिज्म में, एंजाइना में, और इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फाक्शन की ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं वही उसके बेसिकली, अगर हम हाई डोज पे बात करें, टॉक्सिसिटी पे बात करें, तो वो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट की। तो इसके बाद हम जो भी फर्दर हमारे पास लेक्चर होंगे उसमें हम बाकी जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।